हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा जो उपन्यास के बारे में। उपन्यास का अर्थ मालूम है ना आपको? उपन्यास का अर्थ जो इसका जो मतलब होता है कि अंग्रेजी में नॉवेल। उपन्यास और कहानी में थोड़ा सा अंतर है। उपन्यास का अर्थ होता है कि जो इस में पात्र चित्रण और कथा वस्तु ज्यादा होते हैं, कहानी में थोड़ा सा छोटा। कहानी झट से खत्म होती है, उपन्यास थोड़ा सा बड़ा निडवी लेते हैं और पात्र चित्रण भी अधिक, कथा वस्तु भी ज्यादा। उपन्यास को अंग्रेजी में हम नॉवेल कहते हैं। उपन्यास गद्य विधा के एक संचलनात्मक विधा समझ सकते हैं। उपन्यास के अनेक प्रकार के जो विधाएं हैं, पहले हम प्रस्तावना में यह कह सकते हैं कि जिसके द्वारा सामूहिक मानव जीवन अपने समस्त भावनाओं एवं चिंताओं के साथ संपूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। उपन्यास प्रस्तावना किए तो उपन्यास के बारे में। अब तो हम कहानी लिखो, संस्मरण लिखो, कविता लिखो, गद्य रचना जो भी लिखो साहित्य में, वह पूरा किसके आसपास इर्द गिर्द फिरता है? मानव के जीवन से ही जुड़ा रहता है, जो भी साहित्य की विधा लेने पर भी। सही कि नहीं? सही है ना? जो भी ले लो, मानव के आसपास का विषय को लेकर ही साहित्य का उद्भव होता है। उसी तरह का उपन्यास का अर्थ होता है कि इस उपन्यास साहित्य विधा में मानव अपने मन में उगने वाले संपूर्ण समस्त भावनाओं को एक कार्य रूप में अक्षरबद्ध करना उपन्यास है। उपन्यास में उपन्यास की जो शक्ति, उपन्यास में जो लिए जाने वाली जो कथा वस्तु एक विषय पर सीमित नहीं, अनेक विषयों को भी लेकर उपन्यास में लिख सकते। उपन्यास की जो विधा एक विषय के नहीं, समस्त विषयों को लेकर लेते हैं। आया समझ में? फिर इसलिए उपन्यास बोले तो सब लोग उत्सुकता प्रकट करते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं उपन्यास को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और उपन्यास को नाटक के रूप में बदलकर खेलने से सब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसलिए उपन्यास भी बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। नॉवेल पढ़ने के लिए कोई भी कौन आगे नहीं आते, सब लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं नॉवेल पढ़ने के लिए, नॉवेल जो दूसरों से जो सुनवाने के लिए। इसलिए यह उपन्यास विधा कहानी जैसा बहुत लोकप्रिय हो गया है। हिंदी साहित्य में उपन्यास की विधा बहुत लोकप्रिय हो गया है। फिर उपन्यास का अर्थ अर्थ क्या होता है? परिभाषा क्या होता है उपन्यास का? इससे पहले प्रस्तावना में हम बोले ना, मानव जीवन के समस्त मूल्यों को, विषयों को, भावनाओं को, समस्याओं को लेकर उपन्यास में लिखा जाता है बोल के। उसी तरह का उपन्यास का अर्थ आधा से ज्यादा ही आपको समझ में आया। उपन्यास का विषय वस्तु क्या होता है, किसको उपन्यास बोलते हैं, इस तरह का और भी अर्थ। उसका शब्द का अर्थ लिए तो उपन्यास का मतलब होता है कि मनुष्य का निकट। मनुष्य का एक भावना होता है, मनुष्यों की जो भावनाएं होते हैं, मगर एक विषय को उनके निकट लेके जाना, मन के मनोस्थिति तक लेके जाना उपन्यास का
उपन्यास का अर्थ वही होता है, मनुष्य के मन के निकट लेके जाना एक विषय को। फिर परिभाषा, उपन्यास शब्द का अर्थ मालूम हो गया ना। उपन्यास का अर्थ होता है कि उपनिकट, और न्यास मतलब उसके आगे तक, निकट तक लेके जाना। परिभाषा, प्रेमचंद जी क्या बोले कि प्रेमचंद को क्या बोलते हैं, आप मन में रखने चाहिए। प्रेमचंद को हम उपन्यास सम्राट बोलते हैं, और कहानियों में भी प्रेमचंद जी प्रथम स्थान पर रहते हैं, क्योंकि 300 कहानियां लिखे थे प्रेमचंद जी। उसी तरह का उपन्यास भी अधिक मात्रा में लिखे हैं प्रेमचंद जी ने, दर्जनों उपन्यास लिखे थे। इनकी उक्ति में हम परिभाषा क्या है कि प्रेमचंद जी की उक्ति में परिभाषा, उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। एक उपन्यास की कथा वस्तु को देखने पर अंत में हमको क्या पता चलता है, उस उपन्यास का जो समस्या सामने आती है और उसका समाधान भी हम खोज लेते हैं। इसी तरह का परिभाषा क्या दिए हैं कि मानव जीवन की रहस्यों पर भी प्रकाश डालना और उसके मूल तत्व को समझना उपन्यास कहा गया है। प्रेमचंद की उक्ति में श्याम सुंदर दास जी भी क्या बोले कि उपन्यास की परिभाषा के रूप में उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। मनुष्य का जीवन तो कल्पना नहीं है ना, हम वास्तव में जी रहे हैं जीवन, सुख में, दुख में, कष्टों में, समस्याओं में, वातावरण में, एक प्रदेश में रहने वाले समस्याओं से, मनुष्यों से आने वाले समस्याओं से, बहुत सारे सामाजिक समस्याओं से हम हमारे जीवन को गुजारते हैं। इन्हीं समस्याओं को हम उपन्यास के रूप में लिखते हैं। उपन्यास मतलब एक तरह से कहानी भी, मतलब इसको और एक नाम दिया गया है उसकी जो कथा वस्तु के जो चरित्र को, कैरेक्टर्स को लेकर उपन्यास का नाम दिया गया। ఉపన్యాస అంటే ఏమిటి అంటే అందులో ఒక విషయం, కథ అంటే మనం ఏ రకంగానైనా చెప్పొచ్చు, కాల్పనికంగా కూడా చెప్పొచ్చు. కానీ ఉపన్యాసం అంటే ఏమిటి అంటే అది మానవ జీవితానికి చాలా దగ్గరగా ఉండాలి. మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలను కూడా మనము చెప్పే విధంగా అందులో కథా వస్తువు అనేది ఉంటుంది. ఇక మానవ జీవితం అనేటువంటిది ఏమిటంటే వాస్తవిక జీవన్‌కి కాల్పనిక కథ. वास्तविक जीवित को लेकर, वास्तव जीवन को लेकर कल्पना की दृष्टि से उसको चित्रित करना, प्रकाशित करना, एक उस पर प्रकाश डालना, वह मानव का जीवन ही है। मतलब यह एक कल्पना है क्या, ऐसा समझना पढ़ने पर उस तरह का लिखने की क्षमता उपन्यास में रहता है। फिर हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हमारे जो काव्य के बाद आने वाली सब गद्य विधाओं के पितामह कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी युग से ही गद्य विधाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान लेखकों ने किए हैं। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र गद्य पितामह बोलते हैं इनको। जैसे कि प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट बोलते हैं, उसी तरह का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भी हम गद्य पितामह बोलते हैं। इनके गद्य पितामह नामधारी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी दर्जनों बंगला उपन्यासों को हिंदी में अनुवाद हुआ है इनके काल में। हिंदी उपन्यास मतलब ये कि हिंदी में ही नहीं रहते ना, अनेक भारतीय भाषाओं में
उपन्यास, कहानियां, निबंध, संस्मरण, गद्य साहित्य हमको मिलता है। उसी तरह का भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में दर्जनों बंगला उपन्यास हिंदी में अनुदित किए गए हैं। फिर इस तरह का मौलिक उपन्यास मतलब आम से मतलब साधारणतया लिखने वाले उपन्यास को मौलिक उपन्यास बोलते हैं। मौलिक उपन्यास ज्यादा मतलब पौराणिक और चारित्रिक उपन्यासों की कमी नहीं है, मगर मौलिकता से मतलब समाज से, मनुष्य से निकट संबंध रखने वाले उपन्यास तो कम आए हैं। लिखने के साहस कोई भी नहीं किए थे। इस तरह का सामाजिक समस्याओं को, मनुष्य के जीवन को, समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखना बहुत कठिन वस्तु होता है। इसलिए सोचना पड़ता है, निरूपण करना पड़ता है लिखने के बाद। और समाज को, मनुष्यों को निकट रहनी चाहिए उस कथा वस्तु। इसलिए मौलिक उपन्यास बहुत कम मिले हैं। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के युग के बाद उपन्यास के विधा पर सभी हिंदी साहित्यकार झुकने लगे, उन पर मन रखने लगे। फिर प्रथम उपन्यासकार कौन है? प्रथम उपन्यास क्या होता है? मतलब श्रद्धाराम फुलेरी नाम को याद रखिए आप। श्रद्धाराम फुलेरी प्रथम उपन्यासकार के रूप में हिंदी साहित्य में खड़े हैं। फिर इनका पहला उपन्यास क्या है? मौलिक उपन्यास भाग्यवती। भाग्यवती इनका पहला मौलिक उपन्यास है। फिर और कुछ उपन्यासकार भी उपन्यास लिखे हैं। विद्वान लाला श्रीनिवास दास लिखे हुए परीक्षा गुरु हिंदी जगत में गद्य सर्वप्रथम उपन्यास माना जाता है। मौलिक उपन्यास तो भाग्यवती और गद्य में परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास के रूप में हम बोल सकते हैं। मौलिक उपन्यास भाग्यवती, प्रथम गद्य उपन्यास है परीक्षा गुरु। और उपन्यासकार और उनके उपन्यास क्या है कि हम देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट 2 उपन्यास लिखे हैं। नूतन ब्रह्मचारी, సుజాన్ ఏక్ అజాన్, ఇవి చాలా ప్రముఖమైనటువంటి నవలలు। भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपन्यास क्षेत्र में इन्होंने क्या लिखे हैं कि एकमात्र उपन्यास लिखे इन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो गद्य पितामह बोलते हैं ना हम, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये इनका एकमात्र उपन्यास है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के उपन्यास। देवकी नंदन खत्री एक प्रचलित उपन्यासकार हैं, एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। ये किस तरह के उपन्यास लिखते थे? देवकी नंदन खत्री जी तिलस्मी, अय्यारी, मंत्र तंत्र युक्त उपन्यास लिखते थे। देवकी नंदन खत्री जी का जो नाम अय्यारी तिलस्मी उपन्यास मतलब రాక్షసులు, దేవతలు, మంత్రాలు, భూతాలు, పిశాచాలు ఇలాంటి వాటి మీద, ఇవన్నీ కాల్పనికాలే కదా, ఎవరు చూడలేదు, ఎవరు వినలేదు, ఓన్లీ కల్పించి రాయటం మాత్రం అన్నమాట దేవకీ నందన్ खत्री గారి నవలలు అవి। भाव प्रधान उपन्यासकारों में कौन है? జగమోహన్ సింహ ఈయన పేరు తీసుకుంటారు। భావ ప్రధాన్ मतलब అంటే ఎమోషన్స్ మానవ మనసులలో ఉండేటువంటి భావాలు, రకరకాలైనటువంటి భావాల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే నావెల్స్ రాసినటువంటి వాళ్ళు జగమోహన్ సింహ। ఈయన రాసినటువంటిది ఉపన్యాస ఏంటంటే శ్యామ स्वप्न, राधाकृष्ण दास, प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान है। ప్రేమచంద్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరెవరు అంటే ఎవరైనా ఏమని చెప్పుకున్నామో భావ ప్రధాన ఉపన్యాసకారు జగమోహన్ और రాధాకృష్ణ దాస్। ప్రేమచంద్ తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు।
వీళ్ళు రాసినటువంటి ఈ ఉపన్యాసాలు ఏంటంటే నిస్సహాయ హిందూ. ఎవరు రాశారు? రాధాకృష్ణ దాస్ రాసినటువంటి నిస్సహాయ హిందూ అంటే అప్పుడు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చి ఉండదు. దాని మీద ఇతను రాసినటువంటి నావెల్ అన్నమాట అది. శ్యామ స్వప్న అనేటువంటి భావప్రధాన ఉపన్యాసం రాసింది ఎవరు అనంటే జగమోహన్ సింహ గారు. తర్వాత खड़ी बोली हिंदी का जनक खड़ी बोली पितामह बोलते हैं, किनको बोलते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी में प्रथम रूप में साहित्य अपभ्रंश में किया जाता है। हिंदी साहित्य अपभ्रंश में रहा करता है। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य में भी हिंदी आ, की क्या बोलते हैं उसको लिपिबद्ध मानक हिंदी के रूप में हमको 3-4 हिंदी भाषाएं हैं। उनका नाम है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली भाषा। इन भाषाओं में साहित्य आने लगा। फिर खड़ी बोली पितामह बोलकर इनको बोलते हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। ఈయన రాసినటువంటి 2 ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయి. टेट हिंदी का ठाट, अधकिला फूल। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो लिखे हैं उपन्यास, खड़ी बोली हिंदी में लिखे हैं इन्होंने 2 उपन्यास। कौन है? टेट हिंदी का ठाट और अधकिला फूल। చాలా గొప్పనైనటువంటి महत्वपूर्ण उपन्यास है। फिर हिंदी के प्रारंभिक युग के जिन प्रमुख उपन्यासकारों का उल्लेख दिया गया है, मतलब कौन कौन दिया गया है? जगमोहन सिंह समझो, राधा कृष्ण दास समझो, बालकृष्ण भट्ट समझो, श्रद्धाराम फुलेरी समझो, विद्वान लाला श्रीनिवास दास समझो, जो भी हो, ये सब उपन्यासकारों के बाद और कुछ आलोचनात्मक उपन्यासकारों का भी उद्भव हुआ है। उपन्यास मतलब लेखक, मतलब कोई 1 2 3 नहीं रहते। लेखक का उत्पादन होता ही रहता है, लेखक उत्पन्न होते ही रहते हैं। जिन में जो लिखने की क्षमता होते हैं, उन लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार कहानियां लिखते हैं, लेखक लिखते हैं, गद्य की विधाएं लिखते हैं, काव्य भी लिखते हैं। इसी तरह का उपन्यासकारों का भी उद्भव, अनेक महान उपन्यासकार का उद्भव हुआ है। उनमें हम देखें तो प्रेमचंद जी को अग्र नाम दिया गया है क्योंकि दर्जनों उपन्यास लिखे हैं इन्होंने अपनी पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में ही उनका जो उपन्यासों का प्रकाशित किए हैं। अन्य उपन्यासकारों का प्रकाशन भी सरस्वती पत्रिका में किए हैं ना। इसी तरह का फिर उपन्यास की कथा वस्तु में भी बदलाव आने लगा। चारित्रिक उपन्यास होते हैं, चरित्र को देखकर, हिस्ट्री को देखकर उपन्यास लिखे, पौराणिक उपन्यास लिखे गए हैं। फिर समाज तक नहीं आया, अय्यारी तिलस्मी उपन्यास लिखे, मतलब मंत्र तंत्र भूत पिशाच के कल्पनाओं में उपन्यास लिखे हैं, मगर सामाजिक विषय को टच नहीं कर रहे हैं कोई भी। समाज में किस तरह का लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग रहते हैं, उन लोगों के मेल झोल कैसे होते हैं, उनका जीवन किस विधा में बिता रहे हैं, फिर निम्न उच्च जाति के लोगों के बीच का जो सहयोग किस तरह का होते हैं। समाज का और एक प्रत्येक अंग है स्त्रियां, स्त्रियों की समस्याएं क्या होते हैं। समाज में और एक निम्न जाति के वर्ग होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन लोगों का जीवन किस तरह का होता है, उनका जीवन का चित्रण करना। फिर उच्च वर्गीय लोग निम्न जाति के लोगों को किस तरह का शोषित करते हैं, किस तरह का उनको सताते हैं, उनका दुर्भर जीवन कैसे होते हैं। फिर जो मजदूर लोग होते हैं, किसान लोग, गरीब किसान लोग होते हैं, उच्च वर्ग के धनी लोग सूद के रूप में उन लोगों को पैसे देकर किस तरह का सूद वसूल करते हैं, किस तरह का सताते हैं।
उन लोगों के जो आस्तियों को ले लो, संपदा को ले लो, भूमि को ले लो, कैसे उन लोग हड़प लेते हैं, इन सारे विषयों को टच नहीं किए हैं। समाज में बाल विवाह है, स्त्रियों का विधवा विवाह नहीं है, फिर उन दिनों में कन्या शुल्क है और सती प्रथा है। इन विषयों को टच करने की साहस कोई भी नहीं किए हैं। मगर हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी एक एक कदम आगे रखकर इन विषयों को टच किए थे। स्त्रियों की समस्याएं, मजदूरों की समस्याएं, गरीब किसानों की समस्याएं, धनवान लोग सूद के रूप में किस तरह का जो गरीब किसानों को, मजदूरों को लूटते हैं, इन विषयों को भी टच किए हैं। विधवा स्त्रियों की किस तरह का समस्याएं रहते हैं, कैसे सताते हैं समाज विधवा स्त्रियों को बाल्य विवाह के रूप में, सती की प्रथा के रूप में। इस तरह का अनेक विषयों के छोटे छोटे उम्र में बालिकाओं को विवाह करने के बाद अधेड़ अवस्था में रहने वाले मनुष्य को विवाह करके छोटी बालिका, नादान बालिकाएं, नाबालिग बालिकाएं किस तरह का पूरे परिवार के भार को भोज अपने कंधों में जो भोजते हुए किस तरह का युवावस्था में ही बूढ़ी माँ जैसे वृद्धा बन जाते हैं। इस तरह का अनेक विषयों को लेकर हमारे प्रेमचंद जी ने दर्जनों उपन्यास, दर्जनों का सौ कहानियां लिखे थे। इसलिए प्रेमचंद जी को हम उपन्यास सम्राट बोलते हैं। प्रेमचंद जी ने इस तरह का सामाजिक विषयों को छूकर एक नया मोड़ बनाए हैं उपन्यास के जगत में। इसलिए इनको युग प्रवर्तक उपन्यास भी बोलते हैं। युग प्रवर्तक उपन्यास बोलना एक साधारण विषय नहीं है। इसलिए प्रेमचंद जी को हम एक उपर्युक्त महत्वपूर्ण स्थान देना उचित होगा। फिर प्रेमचंद जी के उपन्यास क्या है कि मुख्य उपन्यास निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, रंगभूमि, గోదాన్ ఇవి చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి ఉపన్యాసం అన్నమాట. ఇక ప్రేమచంద్ గారి తర్వాత మనకి చాలా మంది అంటే అన్ని రచనలు, అన్ని పెద్ద పెద్ద గొప్ప గొప్ప ఉపన్యాస నవల్స్ రాయకపోయినా కూడా మామూలుగా మంచి ఉపన్యాసాలు అనేటువంటివి వచ్చాయి ప్రేమచంద్ గారి తర్వాత. జయశంకర్ ప్రసాద్ గారు రాశారు. నాటకాలతో పాటుగా ఉపన్యాసాలు కూడా. విశ్వంబర్నాథ్ శర్మ కౌశిక్ జీ, భగవతి చరణ్ వర్మ జీ, భగవతి ప్రసాద్ వాజ్పేయి జీ, పాండే బేచన్ శర్మ ఉగ్ర, ఋషభ్ చరణ్ జైన్ వీళ్ళు కూడా చాలా మంచి మంచి ఉపన్యాస నావెల్స్ మనకి అందించారు ప్రేమచంద్ గారి తర్వాత. అలాగే प्रेमचंद गारू एलागैते उपन्यास जगत में एक नई धारा की सृष्टि किए हैं, फिर समाज में रहने वाले सामाजिक चेतनाओं को लेकर, सामाजिक समस्याओं को लेकर यथार्थ रूप से हमारे सामने उन्होंने स्पष्ट किए हैं, प्रकाशित किए हैं, प्रचुरण करके समाज में भी, जनमानस में भी विस्तृत रूप से इन्होंने प्रचार प्रसार भी किए थे प्रेमचंद जी। फिर और एक उपन्यासकारों के नाम लेते हैं इधर, जैनेन्द्र कुमार जी, आग्नेय जी, इलाचंद्र जोशी जी, వీళ్ళ యొక్క నవలలు కూడా చాలా ప్రచురితమయ్యాయి, ప్రచురించబడ్డాయి, ఫేమస్ కూడా అయ్యాయి అన్నమాట. ఇక ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏమిటి అంటే स्वातंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता से पहले इस तरह का पूरे समस्याएं हैं जो मैं इससे पहले बताए थे आपको, प्रेमचंद जी अपने कथा वस्तु लिए हैं। स्वातंत्र के बाद भी और जनमानस में अपने जो जीवन के बारे में, जीवन के जो मूल्यों के बारे में बताने वाले अनेक विषय को लेकर जनवादी उपन्यास भी आए हैं। नए नए उपन्यासकारों का भी जन्म
हुआ है, नए नए उपन्यासकारों का उद्भव भी हुआ है स्वतंत्रता के बाद। उनमें से प्रमुख उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु, गिराघव, नागार्जुन, यशपाल, नरेश मेहता, कमलेश्वर స్వతంత్రోత్తర ఉపన్యాసకారు అన్నమాట. ఇది తర్వాత మరి उपन्यास के तत्व क्या होते हैं? उपन्यास के तत्व क्या है कि कथा वस्तु सेम कहानी जैसा, कथा वस्तु रहनी चाहिए, चरित्र चित्रण रहनी चाहिए, कथोपकथन कहनी चाहिए, देश काल तथा वातावरण, रोली, उद्देश्य, इस तरह का इस कहानी में उपन्यासों में कथा वस्तु के तत्व होने चाहिए। इन तत्वों को रहने पर भी उसको हम उपन्यास कहते हैं। फिर उपन्यास के भेद, कितने भेद होते हैं? सामाजिक उपन्यास रहते हैं, समाज में रहने वाले समस्याओं को लेकर उपन्यास लिखा गया है। ऐतिहासिक उपन्यास मतलब राजाओं के उपन्यास, सम्राट राजाएं, हमारे भारतवर्ष को जो पालन किए ना, शासन किए ना, बहुत सारे राजा हैं, उनके बारे में उपन्यास। రాజనైతిక ఉపన్యాస, పాలిటిక్స్ మీద కూడా ఉపన్యాస, పౌరాణిక దేవతల మీద కూడా ఉపన్యాస, आंचलिक मतलब आंचलिक उपन्यास मतलब गांवों के बारे में विश्लेषण करते हुए लिखने वाले, खेती बाड़ी के बारे में, गांव के व्यवसायों के बारे में उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास मतलब मिट्टी से संबंधित उपन्यास, मिट्टी किधर देखने को मिलता है हमको, खेती बाड़ी, गांव में, इस तरह का। जासूसी मतलब क्या बोलते हैं? जासूसी मतलब क्या बोलते हैं? जासूसी, डिटेक्टिव उपन्यास भी होते हैं। తర్వాత क्रांतिकारी विप्लव उपन्यास, जो क्या समझो कि आपको स्वतंत्रता नहीं पाने से पहले हमारे पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए अनेक प्रकार के क्रांति युक्त उपन्यास, मतलब भगत सिंह पर लिखना क्रांतिकारी उपन्यास, श्री सुभाष चंद्र बोस पर लिखने पर भी क्रांतिकारी उपन्यास हो जाता है, चंद्रशेखर आजाद पर लिखने पर क्रांतिकारी उपन्यास। उस उपन्यास को पढ़ते ही हमारे जो खून खौल हो जाते हैं, इस तरह का हमको सताए हैं अंग्रेजी लोग बोल के। इस तरह का इतने उपन्यास रहे हैं, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, राजनैतिक उपन्यास, पौराणिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, क्रांतिकारी उपन्यास। आया समझ में आपको? यस मैम। यस मैम। ओके, उपन्यास भी हो गया।